मैं डॉक्टर विनायक जोशी, ठाणे में न्यूरोसर्जन हूँ। मैं आपको अपस्मार या एपिलेप्सी के बारे में कुछ अवगत कराना चाहता हूँ। देखिए, ये ऐसी एक बीमारी है जिसके बारे में लोगों में काफ़ी सारी गलत धारणाएं हैं और इसी की वजह से इसके इलाज में बहुत सारी तकलीफें आती है, कठिनाइयाँ आती है, अड़चनें आती है। यूँ देखा जाए तो ये मस्तिष्क की एक बीमारी है। हमारा मस्तिष्क ये अनेक मस्तिष्क पेशी या चेता पेशियों से बना हुआ है। ये चेता पेशी में कुछ विद्युत संकेत उत्पन्न होते हैं और उनका संवहन होता है और वो इच्छित स्थान पर जाकर इच्छित क्रिया करवाते हैं। ये सुचारू रूप से चलते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, पर जिस वक्त किसी भी प्रकार से अनियंत्रित, अनिर्बंध जिसको बोल सकते हैं, विद्युत प्रवाह पैदा हो और उनका संवहन अनियमित हो तो वो अनियंत्रित क्रियाएं करवा सकते हैं। जैसे कि मुझे कोई चीज उठाना हो तो मेरा हाथ मस्तिष्क के आज्ञा पर हाथ के स्नायु संकुचित होकर वो चीज करते हैं। लेकिन यही विद्युत प्रवाह यदि बहुत सारी मांसपेशियों को मिला तो एक साथ वो इस ढंग से अनियंत्रित क्रियाएं कर सकते हैं, जिसको हम हमारी इच्छा से नियंत्रित नहीं कर सकते। ऐसी क्रियाएं होती है। तो इससे एपिलेप्सी, फिट, अपस्मार, मिर्गी ये कहलाते हैं। तो इसमें कोई पाप या शाप ऐसी कोई चीज नहीं है, ये एक बीमारी है। ये पैदाइशी हो सकती है। चेता पेशियों के पैदा होने में कुछ दिक्कत हो गई, कुछ गड़बड़ी हो गई, उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिला तो हो सकती है, या कोई चोट लगने पर उन्हें कोई हानि हुई तो उससे हो सकता है कि यहाँ से अनियंत्रित विद्युत प्रवाह पैदा हो, या कोई ब्रेन ट्यूमर की वजह से ऐसा हो सकता है, या कभी कोई केमिकल इम्बैलेंस जिसे कह सकते हैं, जिसमें होता है कि ग्लूकोज की कमी। जब एक आधा डायबिटीज का पेशेंट है, उन्होंने खाना ही खाया नहीं और गोली ले लिए तो शुगर कम हो गई, या किसी में सोडियम की कमी की वजह से हो सकता है। तो ऐसी सारी केमिकल चीजों की वजह से भी कभी कभी ये विद्युत प्रवाह ज्यादा आने से फिट्स का दौरा आ सकता है। अब देखिए, अभी ऐसे दौरा अचानक किसी को आ जाता है तो क्या किया जाए। सबसे पहले तो उसे ऐसी जगह पे लेटाइए कि जहां उसे ठीक से हवा मिले। बहुत सारे लोग वहां भीड़ करके उससे श्वासोश्वास करने में तकलीफ हो, ऐसी कोई परिस्थिति निर्माण नहीं करें। ऐसे मरीज को बाई करवट पे लेटाइए और उसके मुंह से आने वाली जो लार झाग है निकल जाने दीजिए, क्योंकि यही लार या झाग यदि फेफड़ों में जाता है तो उसे न्यूमोनिया होता है या उसके श्वास अवरुद्ध हो सकता है और उसे ज्यादा हानि पहुंच सकती है। अक्सर ऐसी वक्त दांत के बीच जीभ पकड़ी जा सकती है और जीभ कट सकती है और इसमें से खून बह सकता है। इससे आप घबराइए नहीं, क्योंकि आप उस वक्त कुछ भी नहीं कर सकते। चमचा या और कोई चीज दांत में फंसाने की कोशिश मत कीजिए, या उंगली फंसाने की चीज मत कीजिए, आपको ही चोट पहुंच सकती है। ऐसी मान्यताएं हैं कि ऐसे व्यक्तियों को प्याज या चप्पल सूंघाइए, लेकिन ऐसे प्याज या चप्पल सूंघाने से भी तुरंत होश में आने जैसी कोई चीज नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो खुद जानकर बेहोश हुए हैं। जैसे कि कोई शादी में कोई झगड़ा हो गया तो ऐसे वाकयों में अक्सर कुछ महिलाएं मानसिक रूप से अस्वस्थ होकर ऐसी चीज करती है, तो उन्हें इस प्याज या
चप्पल के उग्र ऐसे बदबू से वो तुरंत उड़ जाती है। लेकिन जिसे मस्तिष्क में तकलीफ है वो उससे इन चीजों का कोई फायदा नहीं होगा। रही बात इनको कोई चोट नहीं पहुंचे ऐसी जगह उनको रखिए। अक्सर 5 मिनट के अंदर ऐसे मरीज होश में आ जाते हैं। पहले थोड़े बौखला जाते हैं, उन्हें पता नहीं रहता क्या बोल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे सामान्य तौर से वो बात करना शुरू करते हैं। ये करीबन 10 या 15 मिनट में ये पूरी क्रिया पूरी हो जाती है। तो अभी ऐसी कुछ दवाइयां निकली है, कुछ स्प्रे है जो नाक में मारे जा सकते हैं ताकि ये चीज जल्दी ठीक हो। डॉक्टर के पास कब ले जाना चाहिए? हर दौरे के बाद डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी नहीं है। जब मरीज 10 या 15 मिनट में पूरी तरह स्वस्थ हो जाए तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम कहते हैं कि एक साथ एक के बाद एक ऐसे 3 या अधिक दौरे आए, दांत में जीभ फंसने से जीभ कट गई और खून बह रहा हो उस वक्त, या ऐसे ये दौरा आ जाने के बाद में कोई हाथ या पैर नहीं हिल रहा है, ऐसे जिसे लकवा कह सकते हैं हम, ऐसी चीज आपको दिख रही हो, तो ऐसे वक्त सिर्फ आप जल्दी से उसे डॉक्टर के पास ले जाइए। या ये फिट्स रुक ही नहीं रही हो तब उसे डॉक्टर के पास ले जाइए। पहली बार जब दौरा आता है उसके बाद एक बार आप मस्तिष्क विशेषज्ञ जैसे न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन की आप सलाह लीजिए। आमतौर पर न्यूरोलॉजिस्ट आपके पहले वैयक्तिक जांच, जिसको फिजिकल एग्जामिनेशन कहते हैं, वो करेगा। उसके बाद वो कुछ निष्कर्ष तक आएगा। उसके बाद उसे जो ठीक लगे सीटी स्कैन या एमआरआई की सलाह देगा। वो सीटी स्कैन और एमआरआई ये दोनों मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छी जांच हैं। इनमें हर एक की अपनी विशेषताएं हैं, अपनी खासियत है। सीटी स्कैन बहुत कम समय में होता है, इसलिए जब इमरजेंसी सिचुएशंस जिसे हम कहते हैं कि तुरंत जिसे हमें निष्कर्ष की जरूरत होती है, तब सीटी स्कैन बहुत अच्छी जांच है। और जब हमें आराम से और डिटेल्स पता करने होते हैं तो एमआरआई अच्छी जांच है। इसके साथ मस्तिष्क की एक रिकॉर्डिंग होती है। मस्तिष्क के जो विद्युत प्रवाह होते हैं, इनकी वजह से कुछ पूरे सर में इलेक्ट्रोड्स लगाकर उनका ग्राफ, उनका आलेख कंप्यूटर पे लिया जाता है और उसे लगभग 20-25 मिनट तक उसे निकाला जाता है। उसका आप प्रिंट आउट ले सकते हैं और उसका अध्ययन कर सकते हैं। इससे हमें पता चलता है कि मस्तिष्क के कौन से विभाग से ज्यादा विद्युत प्रवाह निर्माण हो रहा है। और एमआरआई या सीटी स्कैन के निष्कर्षों से इनका तालमेल यदि हो तो कहीं ये ऑपरेशन जैसी चीज, इसमें ऑपरेशन से फायदा हो सकता है, शस्त्रक्रिया से फायदा हो सकता है, ये हमें पता चलता है। तो ये आमतौर पर ये 2 मुख्य जांच की जाती है। इसके ऊपर इनका वर्गीकरण किया जाता है। ये किस तरह का ये फिट्स का क्या प्रकार है, किस प्रकार की ये फिट है या किस प्रकार की मिर्गी है, ये पता किया जा सकता है। इसमें मिर्गी के 2 मुख्य प्रकार होते हैं, एक को पेटिट माल सीजर्स और दूसरे को ग्रैंड माल सीजर्स कहते हैं। तो इनमें पेटिट माल में आमतौर पर व्यक्ति पूरी तरह बेहोश नहीं होता है, वो कुछ छोटी छोटी हरकतें करता है जिसे हम फोकल कन्वल्शंस कहते हैं, और कभी कभी सिर्फ आंख ऊपर घुमाना या देखते देखते ही एक जगह कुछ सेकंडों के लिए एक जगह देखना, या कभी कभी 1 सेकंड के लिए बेहोश हो जाना, ऐसी चीजें होती है। जो छोटा सा दौरा होता है तो उसे पेटिट माल सीजर कहते हैं। और जो काफी देर चलता है, 3 से 5 मिनट तक चलता है, जिसमें पूरे शरीर की अनियंत्रित हरकतें होती है, उस
चीज को ग्रैंड माल एपिलेप्सी कहते हैं। ये दोनों पेटिट माल और ग्रैंड माल एपिलेप्सी में अक्सर सीटी स्कैन नॉर्मल आ सकता है, लेकिन ईईजी में कुछ विशिष्ट विद्युत स्पंदन हमें दिख सकते हैं। इसके अलावा सीटी स्कैन या एमआरआई में हमें पता चल सकता है कि कहीं खून की कमी हो रही है या कहीं कोई ट्यूमर, जिसे कोई गांठ, जिसे ब्रेन ट्यूमर कहते हैं, ये कहीं हो रहा है, तो ये हमें पता चल सकता है। तो उसकी कोई शस्त्रक्रिया करनी हो तो उसकी सलाह आपको न्यूरोसर्जन दे सकते हैं। इसके बाद ये वर्गीकरण हो जाने के बाद में आपके न्यूरोसर्जन, न्यूरोफिजिशियन आपको कोई विशिष्ट दवाई लेने के लिए बोलेंगे। ये दवाइयाँ अक्सर दिन में 2 या 3 मरतबा लेनी होती है और इन्हें कतई ही भूलना नहीं चाहिए। एक बार आप खाना मत खाइए, लेकिन दवाई मत भूलिए। आपका ऐसा करना ही आपको शायद 2 साल में इस बीमारी से पूर्णतया ठीक कर सकता है। आप कभी कभार यदि आप गोली भूल जाते हो तो उस वक्त वो जो विद्युत स्पंदन है वो ज्यादा आने से आपको फिट आती है, और एक बार ऐसे दौरा आ गया तो फिर से उस दिन से 2 साल तक आपको दवाई लेनी पड़ती है। इसलिए आप दवाई लेने में आनाकानी मत कीजिए, सही समय पर दवाई लीजिए। और इसके अलावा फिट आने के कुछ मुख्य कारण होते हैं, जैसे कि आप देर रात तक जागना। देर रात तक जागने से भी ये विद्युत स्पंदन ज्यादा आ सकते हैं। उसके अलावा भूखा रहना, 4 से 6 घंटे से ज्यादा आप भूखा रहेंगे तो खून की ग्लूकोज लेवल कम होने से आपको ये फिट आ सकती है। शारीरिक और मानसिक तनाव भी, अत्यधिक शारीरिक या मानसिक तनाव हो तो उससे भी आपको ये मिर्गी का दौरा आ सकता है। और गोली भूलना, ये तो मैंने बताया। कभी कभार बुखार आने से भी ऐसा होता है। बुखार भी जब ज्यादा होता है, 101 डिग्री से ऊपर यदि बुखार हो तो भी ये दौरा आ सकता है। तो इन चीजों से आपको हमेशा बचना चाहिए। बुखार आए तो तुरंत कोई गोली लेकर उसे उतारना चाहिए या कोई डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, और गोली कभी भूलना नहीं चाहिए। और 2-3 महीने में आप एक बार आपके डॉक्टर से जरूर मिलिए, ताकि वो आपके प्रोग्रेस से अवगत रहे। इसके अलावा आप कोई चार्ट रख सकते हो, जब भी फिट आती है कितने देर तक रही, उसका आप एक डायरी आप मेंटेन कर सकते हो। तो ये सब चीजें यदि आप ध्यान में रहे तो ये बीमारी कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। अक्सर ये जानलेवा नहीं होती है, ना ही इसे ठीक पूर्णतया कंट्रोल रखा जाए, इसे नियंत्रित रखा जाए दवाई लेकर, तो इससे ना तो कोई आपके याददाश्त में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, या तो आपके स्वभाव में ज्यादा फर्क पड़ता है। आपकी सभी तरह के कामकाज आप कर सकते हो। आपको ताज्जुब होगा कि आइजैक न्यूटन, विंसेंट वॉन गॉग, इन जैसे अलग अलग क्षेत्र में कार्यरत जैसे कोई शास्त्रज्ञ था, कोई अच्छे चित्रकार थे, इन सभी लोगों को फिट्स की बीमारी थी, फिर भी उन्होंने अपने क्षेत्र में सर्वोच्चतम यश हासिल किया। तो इससे डरना नहीं चाहिए, इससे मित्रता करनी चाहिए। और इसके अलावा इसकी वजह से शादी होने में या परिवार सुख में या बच्चे होने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, गर्भवती माताओं के लिए कुछ दवाइयाँ, फिट्स की कुछ दवाइयाँ नहीं दे सकते, कुछ ही दवाइयाँ दे सकते हैं, उन्हें ही लेना होगा और उसी से ये फिट्स नियंत्रित रखनी होगी। यदि गर्भावस्था में फिट्स आए तो शायद बच्चे पे थोड़ा असर पड़ सकता है, पर गोलियों की वजह से बच्चे पे कोई असर नहीं होगा। जचकी में भी कोई दिक्कत नहीं आती है, और इसलिए आप इस फिट्स की बीमारी से घबराइए नहीं, इसके साथ जीना सीखिए तो जिंदगी बहुत हसीन होगी। फिट्स का दौरा आने पर मस्तिष्क में जो ज्यादा विद्युत प्रवाह घूमते रहता है, उसकी वजह से मस्तिष्क में सूजन आती है,
और इस सूजन की वजह से ब्रेन का प्रेशर बढ़ता है और सर दर्द, उल्टी, चक्कर आना और कुछ समय के लिए याददाश्त खोना, ऐसी चीज़ें हो सकती है। इन चीज़ों से भी डरना नहीं चाहिए। कुछ दवाइयाँ हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए ताकि, और ये सब चीज़ भी ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 घंटे तक रहती है, इसलिए उससे डरना नहीं चाहिए।